दोस्तों आज की वीडियो का टॉपिक रहेगा आईटीबीपी टेलीकम्युनिकेशन 2024 के फॉर्म कैसे भरे जाते हैं। तो चलिए हम गूगल क्रोम को ओपन करके उसमें रिक्रूटमेंट आईटीबीपी सर्च करते हैं और उसमें जो सबसे पहले लिंक ओपन होती है वो आईटीबीपी की जो रिक्रूटमेंट ऑफिशियल वेबसाइट है उसकी लिंक है। उसके ऊपर हम क्लिक करेंगे। दोस्तों ये पहला तरीका था। चलिए अब हम दूसरे तरीके से इसको ओपन करते हैं। दोस्तों पहले वाले टैब में और इनकी जो एडवर्टाइजमेंट निकली हुई है उन दोनों में यही लिंक मेंशन है recruitment.itbpolice.nic.in। तो हम उसको टाइप करके फिर एंटर करेंगे। दोस्तों इसकी लिंक हमने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में भी दी हुई है, वहाँ से आप चेक कर सकते हो। दोस्तों यहाँ पर आप चेक कर सकते हो दोनों टैब जो हमने अलग अलग तरीके से ओपन किए थे दोनों एक ही वेबसाइट पर आ चुके हैं। और चलिए हम एक टैब को बंद करके आगे की प्रोसेस करते हैं। दोस्तों एडवर्टाइजमेंट और न्यू नोटिफिकेशन चेक करने के लिए आप ये न्यूज़ वाला जो सेक्शन है उसके यहाँ पर चेक कर सकते हो। ये जैसे ही अपने आप ऑटोमेटिकली ऊपर जा रहा है, आप उसी के ऊपर क्लिक करके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। दोस्तों आप देख सकते हो पीडीएफ डाउनलोड हो चुकी है और ये अब ऑटोमेटिकली ओपन भी हो रही है। और यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट आप देख सकते हो ओपन हो चुकी है और साथ ही एडवर्टाइजमेंट की जो पीडीएफ है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगी और इसकी लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर देंगे। दोस्तों आप भी भर्ती की तैयारी कर रहे हो और अप टू डेट न्यूज़ चाह रहे हो तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना ना भूलें। दोस्तों सब इंस्पेक्टर, हेड कांस्टेबल एंड कांस्टेबल टेलीकम्युनिकेशन के जो फॉर्म फिलअप होने हैं वो आज यानी कि 15 नवंबर से 14 दिसंबर 2024 तक भरे जाएंगे। हालांकि मैक्सिमम कैंडिडेट्स ये सोचते हैं कि अभी बहुत टाइम बचा हुआ है, हम लास्ट में अप्लाई कर देंगे। तो दोस्तों लास्ट में क्या होता है कि सर्वर इतना ज़्यादा हैवी रश होने के कारण या तो क्रैश हो सकता है या फिर बहुत ज़्यादा स्लो डाउन हो जाता है, जिस वजह से आपका फीस पेमेंट वगैरह फेल्यूर हो सकता है या फिर कुछ और भी दिक्कत आ सकती है। तो आप लास्ट टाइम का वेट ना करते हुए जल्द से जल्द आपका फॉर्म को सबमिट कर लीजिए। यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों कि जो सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी है टोटल 92 वैकेंसीज है और दोस्तों हेड कांस्टेबल के लिए 383 वैकेंसी। दोस्तों ये बहुत ज़्यादा वैकेंसी होती है। और साथ ही अगर आप इसका ब्रेकअप या कैटेगरी वाइज देखना चाहते हो तो इस टेबल के माध्यम से आप उसको चेक कर सकते हो। और कांस्टेबल की 51 वैकेंसीज है दोस्तों, जो कि 10th पास पे है, तो मैक्सिमम फॉर्म इसमें भरे जाने की संभावना है। दोस्तों तीनों पोस्टों की टोटल 526 वैकेंसी कुछ बन रही है। ये बहुत ज़्यादा वैकेंसी होती है दोस्तों। आप अगर मन लगा कर भी थोड़ी सी भी अगर मेहनत करोगे ना तो आप ये जॉब पा सकते हो। तो चलिए अब नेक्स्ट पेज पे अब कुछ और डिटेल्स भी चेक करते हैं। दोस्तों यहाँ पर इन्होंने सैलरी के रिगार्डिंग और एज लिमिट के रिगार्डिंग दिया हुआ है, जो कि हम यहाँ पर देख सकते हैं। एसआई के लिए 20 से 25, हेड कांस्टेबल के लिए 18 से 25 और कांस्टेबल के लिए 18 से 23 एज मांगी गई है। यहाँ से दोस्तों आप एजुकेशन क्वालिफिकेशन चेक कर सकते हो। सब इंस्पेक्टर के लिए क्या क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगी गई है, हेड कांस्टेबल के लिए और कांस्टेबल के लिए। यहाँ पर जो भी क्वालिफिकेशन आपके पास है, अगर आप उसमें सेट हो रहे हो तभी उस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करिए, अदरवाइज में भी आप डॉक्यूमेंटेशन के टाइम रिजेक्ट हो सकते हो। कुछ कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं कि जो अभी स्टडी कर रहे होते हैं, उनका रिजल्ट नहीं आया है, वो भी अप्लाई कर देते हैं और जो उनकी मार्कशीट या भी जो भी क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट्स वगैरह होते हैं वो अप्लाई जो लास्ट डेट ऑफ अप्लाई के बाद की होते हैं, तो जिस वजह से वो भी उसके लिए एलिजिबल नहीं हो पाएंगे। जब आप फॉर्म अप्लाई करते हो उस टाइम आपके पास वो सर्टिफिकेट होने चाहिए। एडवर्टाइजमेंट के अनुसार कांस्टेबल टेलीकम्युनिकेशन की जो 51 वैकेंसीज है तो उसके लिए अगर आप सिर्फ नॉर्मल 10वीं पास हो तब भी उसके लिए एलिजिबल हो, आप उसमें अप्लाई कर सकते हो। उसके अलावा अगर आपके पास एनसीसी सर्टिफिकेट्स है तो आपको उसके अलग से मार्क्स मिलेंगे, जिसकी डिटेल्स यहाँ पर दी हुई है। और चलिए दोस्तों यहाँ पर ये जो कट ऑफ डेट वगैरह मेंशन की हुई है, किस पोस्ट के लिए कितनी रिजल्ट डेट इन्होंने रखी हुई है, तो आप यहाँ से उसको चेक कर सकते हो। उसके अलावा भी अगर आप एसटी, एससी, ओबीसी या एक्स सर्विसमैन या और भी कुछ मतलब क्राइटेरिया में आते हो तो आपको उतना एज रिलैक्सेशन प्लस मिल जाएगा।
दोस्तों डिटेल एडवर्टाइजमेंट को आप अच्छे से चेक कर लीजिएगा, क्योंकि पूरा पीडीएफ चेक करने में बहुत ज़्यादा टाइम जाएगा। तो चलिए हम आगे टॉपिक पे बढ़ते हैं। दोस्तों लॉगिन करने से पहले आपने अपने यहाँ पर न्यू यूज़र अकाउंट क्रिएट करना ज़रूरी है। अगर आपने अभी तक अपना अकाउंट क्रिएट नहीं किया है तो उसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हो। फ़िलहाल हमारा अकाउंट ऑलरेडी बना हुआ है, इसलिए हम यहाँ पर लॉगिन पर क्लिक करके नेक्स्ट प्रोसेस करेंगे। रजिस्ट्रेशन के टाइम पे जो आपने ईमेल आईडी और पासवर्ड सेट किया था उसको यहाँ पर आपने फ़िलअप कर लेना है। हमने ऑलरेडी उसको ऑटो सेव मोड पे रखा था, जिस वजह से हमें उसको फ़िलअप करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम उसको सिलेक्ट करके कैप्चा फ़िलअप करके उसके बाद लॉगिन करके नेक्स्ट प्रोसेस में आ जाएंगे। दोस्तों इस आईडी से हमने पहले जो भी फॉर्म फिलअप किए थे या अप्लाई किए थे वो यहाँ पर लेफ़्ट साइड में शो कर रहे हैं। दोस्तों जो भी वैकेंसीज अभी लाइव चली हुई है तो वो यहाँ राइट साइड में शो कर रहा है, तो उसको आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हो। लेकिन अप्लाई करने से पहले दोस्तों आप प्रोफाइल को अपडेट कर लीजिए। तो चलिए हम प्रोफाइल डिटेल्स में जा कर के अपनी डिटेल्स को अप टू डेट कर लेते हैं। और ऑलरेडी अगर आपने अप टू डेट किया हुआ है तब भी दोस्तों एक बार चेक ज़रूर कर लें। काफ़ी कैंडिडेट्स किसी साइबर कैफ़े या फिर किसी और लोगों के ऊपर डिपेंड करते हैं, उन्हीं से फॉर्म फिलअप करवाते हैं। तो दोस्तों मैं भी उनको आपके बारे में इतनी अच्छी नॉलेज नहीं है जितनी आपको खुद को है, तो इसीलिए जब भी आप उनसे फॉर्म सबमिट करवाते हो तो उससे पहले खुद अपना फॉर्म चेक ज़रूर करें, उसके बाद ही फॉर्म को सबमिट करवाएं। दोस्तों यहाँ पे जो भी एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन है वो हमने एडवर्टाइजमेंट से ली हुई है, उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ प्रोफाइल में डिटेल्स फिलअप की हुई है। अगर आप भी चेक करना चाहते हो तो ये वाले ऑप्शन अगर सिलेक्ट करोगे तो आपको फॉर्म अप्लाई करने में ज़्यादा दिक्कत परेशानी नहीं होगी। दोस्तों वीडियो देखने के बाद भी अगर आपको कोई दिक्कत परेशानी आती है तो आप कमेंट सेशन में ज़रूर बताएं, और साथ ही और भी अगर आपके पास क्वायरीज़ है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ करके उसके माध्यम से भी आप अपनी क्वायरीज़ और क्वेश्चन को रेज़ कर सकते हो। हम जल्द से जल्द आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और सॉल्यूशन को नेक्स्ट वीडियो में भी सबके सामने लाने की कोशिश करेंगे। दोस्तों काफ़ी सारे कैंडिडेट्स अभी तैयारी कर रहे हैं या पढ़ाई कर रहे हैं, जिस वजह से वो लोग अपना परमानेंट एड्रेस है वो जहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं वहाँ का देते हैं, या फिर नियर बाई ऐसी किसी जगह या सिटी का देते हैं कि जहाँ से उनको मतलब फिज़िकल या एग्ज़ाम देने के लिए आसानी हो सके। तो दोस्तों ऐसा ना करें, क्योंकि भविष्य में आपको ये दिक्कत परेशानी हो सकती है। अगर मान लीजिए कि आप ST SC OBC या ऐसा रिलैक्सेशन लेना चाह रहे हो, तो जब भी आप उसका सर्टिफिकेट या डॉक्यूमेंट या फिर डोमिसाइल अगर प्रोड्यूस करते हो तो आपको ये दिक्कत परेशानी आएगी, क्योंकि आपका डोमिसाइल और ये जो सर्टिफिकेट्स है उसमें आपका परमानेंट एड्रेस जो कि आपका एक्चुअल एड्रेस रहेगा वहाँ का होता है। और आपने जो फॉर्म फिलअप या फिर अप्लाई किया हुआ है उसमें आपने कुछ और एड्रेस अगर मेंशन किया हुआ है तो मे बी डॉक्यूमेंटेशन के स्टेज पे आपका ये एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट हो सकता है, या फिर आपको आपका कैंडिडेचर रद्द करके आपको इस भर्ती प्रक्रिया से बाहर किया जा सकता है। तो इन सब परेशानियों से बचने के लिए आप इन सब छोटी छोटी बातों का ध्यान ज़रूर दें। प्रोफाइल डिटेल अपडेट करने के बाद दोस्तों आपने सबमिट पे क्लिक कर लेना है और दोबारा से एक बार उसको चेक कर लेना है। और हाँ दोस्तों एक चीज़ आपसे शेयर करना चाहता हूँ, काफ़ी सारे कैंडिडेट्स गलती से किसी और ऑप्शन पे गलती से क्लिक कर लेते थे। आप यहीं एग्जाम्पल के लिए मैं दिखा देता हूँ कि हमने ST पे क्लिक किया था तो अदर ऑप्शन पे हम सिलेक्ट नहीं कर पा रहे थे, आप देख सकते हो। और इसके लिए फिर से उसको अनटिक करना पड़ेगा और दूसरे वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना पड़ेगा, और उसके बाद आपने उसको सबमिट कर लेना है। यहाँ पर दोस्तों आपने अपलोड इमेज पे आना है और यहाँ पर अपना पासपोर्ट फ़ोटो और सिग्नेचर को अपलोड करना है। उसके बाद यहाँ पर नीचे अगर आप टिक करोगे तभी सबमिट का ऑप्शन आएगा, उसको अनटिक कर दोगे तो सबमिट का ऑप्शन चला जाएगा। तो टिक करने के बाद सबमिट करना है और अपना जो फ़ोटो और सिग्नेचर सक्सेसफुली अपलोड कर देना है। दोस्तों आप यहाँ पर जो भी फ़ोटो सिग्नेचर अपलोड करोगे वो बिल्कुल क्लियर और लेटेस्ट होना चाहिए, ताकि दोस्तों डॉक्यूमेंटेशन या फिर और भी प्रोसेस के दौरान अपलोड इमेज हो जाने के बाद अपलोड डॉक्यूमेंट्स की कोई नीड नहीं है, आप उसको स्किप कर सकते हो और सीधे अप्लाई में आ जाइए। और यहाँ पर देखिए दोस्तों जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाह रहे हो
आप उसको यहाँ से अप्लाई कर सकते हो। ये जो ग्रीन कलर का जो बॉक्स शो कर रहा है, इसका मतलब आप कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल के लिए अप्लाई कर सकते हो, लेकिन जो सब इंस्पेक्टर वाली पोस्ट है उसमें आ रहा है ओवर एज अंडर एज। तो चलिए हम चेक करते हैं ये एरर यहाँ पर क्यों शो कर रहा है। इसके लिए हम एडवर्टाइजमेंट में जो इन्होंने एज वाला जो क्राइटेरिया दिया है उसको हम चेक करेंगे। देखो दोस्तों, एडवर्टाइजमेंट के अनुसार 14/12/2004 तक की अगर उसकी डेट ऑफ बर्थ होती तो मे बी वो एलिजिबल होता। अभी प्रेजेंटली वो अंडर एज हो गया है, इस वजह से वो सिर्फ हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल के लिए ही एलिजिबल है और सब इंस्पेक्टर के लिए वो अप्लाई नहीं कर पाएगा। यहाँ मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों कि जो कैंडिडेट है वो सिर्फ कांस्टेबल टेली कम्युनिकेशन के लिए एलिजिबल है, क्योंकि उसका एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया उसी से मैच करता है। बाकी हेड कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर का जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, हमने बस आपको डेमो पर्पज़ के लिए ही उसमें अपलोड करके दिखाया हुआ है कि आप ये ऑप्शन सिलेक्ट करके उसमें प्रोसीड कर सकते हो। तो यहाँ तो है दोस्तों, अंडर एज ओवर एज वाला जो ऑप्शन आ रहा है उसका एरर के बारे में दिखाने का पर्पज़ था। अब हम इसका जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है उसको वहाँ से अपडेट करके मैं आपको एक्चुअल कैसे अप्लाई करना है वो दिखा देता हूँ, और साथ ही इसकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो आपको प्रोफाइल में दिखा देता हूँ। देखिए दोस्तों, यहाँ पर 23/9/2005 की दिखानी है इसकी डेट ऑफ बर्थ, तो उसी वजह से वो अंडर एज शो कर रही है। आप देख लीजिए एडवर्टाइजमेंट के अनुसार उसके पहले की होनी चाहिए थी, इस वजह से ये एरर था। और साथ ही हम ये जो एक्स्ट्रा हमने डेमो पर्पज़ के लिए जो क्वालिफिकेशन ऐड किया था उसको हटा करके बस सिर्फ 10th रखेंगे और उसको सबमिट करके फिर दोबारा आगे नेक्स्ट ऑप्शन में चले जाएंगे। आफ्टर सक्सेसफुल सबमिशन वाले ऑप्शन से भी आप अप्लाई में आ सकते हो। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि कैंडिडेट सिर्फ कांस्टेबल के लिए एलिजिबल है, और चलिए हम उस पर क्लिक करके आई एग्री नेक्स्ट। और दोस्तों, यहाँ से आपने उसकी सारी डिटेल्स एक बार अच्छे से मिला लेनी है, उसके बाद ही सबमिट करना है, क्योंकि सबमिट करने के बाद एप्लीकेशन फॉर्म में कोई भी चेंजेस नहीं हो सकता है। यहाँ पर दोस्तों एप्लीकेशन फॉर्म पर हम क्लिक करेंगे। यहाँ से आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म को एक बार चेक भी कर सकते हो, रिव्यू कर सकते हो, और साथ ही इसका जो एप्लीकेशन है इसकी प्रिंट आउट आप अपने पास रख सकते हो, या फिर आपको रिकमेंड करूँगा कि इसका PDF को आप सेव कर लीजिए। यहाँ से हम एक बार बैक करेंगे और इसके बाद ये जो बीच में स्टैटिस्टिक्स जैसा कोई आइकन है उस पर क्लिक करेंगे, और यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों स्क्रीनिंग स्टेटस पेंडिंग। तो इसका मतलब ये है कि आपका फॉर्म जो है सक्सेसफुली सबमिट तो हो गया है, बट अभी स्क्रीनिंग वाले स्टेज से आगे नहीं बढ़ा है। जो भी रिक्रूटमेंट एजेंसी होगी वो आपको मेल करेगी, इन्फॉर्म करेगी कि भाई आप अपना फ़ोटो, सिग्नेचर या कुछ डिटेल्स अपडेट कर लीजिए, अदरवाइज़ आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है, जिसके लिए आपको ये 3 से मतलब लमसम 3 दिन का कुछ टाइम देते हैं। उसके अंदर ही आपने उसको अपडेट करके वापस उसी मेल के थ्रू उनको रिप्लाई भी करना है कि हाँ भाई मैंने वो डिटेल्स अपडेट कर दी है, आप चेक कर सकते हो सके तो आप उसका स्क्रीनशॉट भी उसके साथ अटैच करके उनको भेज दीजिए, और वो जो सॉफ्ट कॉपी आपने अपलोड की है, मतलब अपडेट जो कुछ किया है, उसको अटैचमेंट के तौर पे उसको रिप्लाई कर दीजिए। और रिप्लाई में दोस्तों आप अपना एप्लीकेशन नंबर, किस पोस्ट के लिए, अपना मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस, एप्लीकेशन नंबर, जो भी डिटेल्स आप प्रोवाइड करा सको वो सारी दे दीजिए, ताकि उनको आपका मतलब ये फॉर्म वगैरह उससे मिलाने में और एक्सेप्ट करने में आसानी रहे। ठीक है दोस्तों, और जैसे ही आपका फॉर्म ये लोग एक्सेप्ट करेंगे तो यहाँ पर पेंडिंग की जगह एक्सेप्ट लिखा हुआ आ जाएगा। अदरवाइज़ आप टाइमली अपडेट नहीं करते हो तो वो मे बी आपका फॉर्म रिजेक्ट भी कर सकते हो, और यहाँ पर ये रिजेक्ट शो करने लग जाएगा दोस्तों। अगर रिजेक्ट शो करेगा तो फिर आपको नेक्स्ट भर्ती में ही आप ट्राई कर सकते हो। और इसके अलावा ये जो नीचे एक्टिविटीज़ वगैरह दी है, PET PST रिटर्न वगैरह, आप जैसे जैसे सारे इवेंट क्लियर करते हो तो ये ऑटोमेटिकली इसमें अपडेट होते जाएगा। ठीक है दोस्तों, और लास्ट में जो भी उनका रिज़ल्ट वगैरह अपलोड या अपडेट होता है वो उससे आपको सारी जानकारी टाइम टू टाइम मिल ही जाएगी। अगर फिर भी मेरे बताने में और आपके संबंध में कोई कन्फ्यूज़न या दिक्कत हुई हो तो आपके कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं, मैं जल्द से जल्द आपके डाउट्स क्लियर करने की कोशिश करूंगा। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। अगर आपको ये हमारा काम अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही वीडियो को ज़रूरतमंद को शेयर ज़रूर करें। जय हिंद, जय भारत।